नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि पुलिस की हड़ताल से कैसे एक देश की सत्ता हिल गई, कैसे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया, दुकानें जलाई गई, सामान लूटा गया। आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखाते हैं। आज वो खुद देखेंगे जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटती है तो होता क्या है। इसके बाद रामलला के लिए प्रधानमंत्री के विशेष अनुष्ठान वाले संकल्प पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने नासिक से कर दी है। अगले 11 दिन प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे और यह संकल्प कितना कठिन होता है, ये सब कुछ आज आपको जरूर देखना चाहिए। विशेष अनुष्ठान के बाद पीएम के विकास अनुष्ठान की बात भी होगी, यानी अटल सेतु, जो आज देश को मिल गया। पीएम मोदी ने आज करीब 22 किलोमीटर लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। इस पुल से खासकर मुंबई वालों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसमें शामिल नेता कल सुबह 11:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी की कायम है, क्या कल सीट शेयरिंग और संयोजक पर बात बन पाएगी। वैसे समंदर में कुछ बड़ी चुनौतियां भारत के सामने भी हैं, जिससे निपटने के लिए उसने 10 युद्धपोत अरब सागर में उतार दिए हैं। अब अदन की खाड़ी तक भारत के मरीन कमांडोज इन वॉरशिप्स में मौजूद रहेंगे और सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। वॉर जोन से भी एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और यमन और 16 जगहों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने का भी दावा है। बदले में हूती ने कहा है करारा जवाब देंगे। और एक खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, जिस पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। भारत की रिटेल महंगाई दिसंबर में बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई 5.02% रही थी। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक बहुत छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी लेकर चलते हैं, जिसका शायद हमारे बहुत से न्यूज मित्रों ने नाम भी नहीं सुना होगा। इसकी आबादी सिर्फ 95 लाख के आसपास है, जो भारत के कई शहरों से भी कम है। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले इस देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा करना आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक तरीके का सैंपल है जो ये बताता है कि जब किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है तो उसका क्या हश्र होता है। इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस देश में किसी तरीके का आतंकी हमला हो गया या किसी बात को लेकर जनता ने विद्रोह या तख्ता पलट जैसी कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये इस देश के अंदर शुरू हुई पुलिस हड़ताल का साइड इफेक्ट है। आपने हमारे देश के कुछ नेताओं को सुना होगा जो खुद को बाहुबली और रंगबाज समझते हुए ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखाते हैं किस में कितना दम है। आज ऐसे नेताओं के लिए एक छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी से सैंपल वाली तस्वीरें आई हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि अगर पुलिस हट जाए तो फिर क्या होता है। इसका जवाब है वही होता है जो मंजूरे अपराधी होता है। इस वक्त पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के साथ कई दूसरे जो शहर हैं उनकी सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है और इस देश के अलग अलग हिस्से से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि जिस देश को एक विकासशील देश माना जाता है वहां करीब 800 भाषाएं जहां बोली जाती हैं, जहां की बड़ी आबादी किसान है, उस देश का सिस्टम अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट कैसे जाता है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्ट मोरेस्बी शहर के एक सुपरमार्केट के ऊपर धावा बोल दिया, जिसे जो मिला उसे लूट कर भागने लगा।
आपको इस तस्वीर में जितने भी लोग नजर आएंगे, हर किसी के हाथ में कोई ना कोई सामान आपको जरूर दिखाई देगा। और ये इस शहर की दुकानों से लूटा गया सामान है और यहाँ के लोग लूटपाट करने के बाद कैमरे के सामने ऐसे तस्वीरें खिंचवाते दिखे जैसे किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जीत लिया। लूटपाट के अलावा पपुआ न्यू गिनी के अलग अलग शहरों से आगजनी की भी खतरनाक वीडियो आए हैं, जैसे पोर्ट मोरेस्बी के अंदर एक वेयरहाउस में लूटपाट करने के बाद लोगों ने उसमें आग लगा दी। इसी तरह पपुआ न्यू गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर लाई में भी कई जगहों को और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को इन दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त पपुआ न्यू गिनी के अंदर हालात पूरी तरीके से बेकाबू हैं और किसी ज्वालामुखी की तरह सुलगते शहर में अब तक 15 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है, इसलिए सरकार ने 2 हफ्ते के लिए देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस खबर को एक छोटे से देश की खबर बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खबर हर देश के लिए सबक है, जो ये बताती है कि अगर अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है तो क्या होता है। लेकिन अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर पपुआ न्यू गिनी की अचानक से यह हालत कैसे हो गई। तो इसकी मूल वजह है पुलिस की हड़ताल। दरअसल पपुआ न्यू गिनी के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले गए और यह हड़ताल है वेतन में कटौती के दावों के बाद। देश में बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं में कमी और महंगाई की वजह से लोगों में पहले से तनाव है। इस बीच एक खबर सामने आई कि वेतन बढ़ाने की जगह पुलिसकर्मियों के वेतन में 50% तक की कमी कर दी गई है। पुलिसकर्मियों ने इस फैसले के विरोध में हड़ताल का ऐलान कर दिया और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नौकरी तक छोड़ दी। और पुलिस की हड़ताल के कुछ ही देर बाद दंगाई, अपराधी और उपद्रवी पपुआ न्यू गिनी की सड़कों पर एक्टिव हो गए और फिर अपराधियों की सत्ता सरकार और सिस्टम की सत्ता पर हावी हो गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने न सिर्फ दुकानें लूट ली, गाड़ियों को आग लगाई, दंगे किए, बल्कि कुछ दंगाई संसद का गेट तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ आपातकाल की घोषणा की, बल्कि यह भी दावा किया कि पुलिस के वेतन में किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा यह एक तरीके की प्रशासनिक गड़बड़ी थी, पुलिस वालों के वेतन में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की गई। कंप्यूटर में आई तकनीकी खराबी की वजह से पुलिसकर्मियों का वेतन कम आया, जिसे ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अफवाह गैंग ने वेतन कटौती वाली इस खबर को नमक मिर्च लगाकर ऐसे फैलाया कि पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले गए और फिर तो जैसे दंगाइयों को सड़क पर कोहराम मचाने का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि जिस पुलिस का लोगों में डर था उसने हड़ताल की वजह से अपने हथियार पहले से ही डाल दिए थे। यानी इस खबर में हम सब के लिए एक और सबक है, जब किसी खबर को लेकर अफवाह तंत्र एक्टिव हो जाता है तो वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और बिना सच को जाने किसी भी अफवाह पर यकीन करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अफवाह में नेताओं और अपराधियों से भी ज्यादा ताकत होती है। इसलिए अफवाहों से सावधान रहें। We are not policing the city. Everything is gone, finished. The store is empty, supermarket is empty, everything is empty. Today we call for a state of emergency for 14 days in our nation's capital. We have over 1,000 men from Defence Force ready on standby to come in and work under state of emergency laws. Within the next 14 days to step in wherever necessary to contain any situations that may arise going forward into the future. Acting Deputy Commissioner of Police Mr. Yamasombi was appointed controller, and in the same appointment the Commissioner of Police was suspended for 14 days.
situation have subsided in the last 12 hours, but it is still tense out there. This is your country as much as it's my country. Breaking law does not achieve serenity. We continue to urge calm at this difficult time. We haven't had any requests from the PNG government. और अब नजरिया 9। किसी देश की पुलिस उसकी व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक दायरे में बांधकर रखने की कुंजी होती है। पुलिस का इकबाल लोगों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति यकीन बढ़ाता है, लेकिन जब यही पुलिस हटती है, हड़ताल पर बैठ जाती है या ड्यूटी से हट जाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से चौपट हो जाती है, ये देखकर शायद आज उन लोगों को समझ आ गया होगा जो ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर दिखाते हैं। कुल मिलाकर इन विदेशी तस्वीरों में स्वदेशी सबक भी है। मुंबई तक काफी हलचल रही। ये हलचल राजनीतिक भी थी और धार्मिक भी थी। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से मिले हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने सत्ता में आज राजनीति और धर्म की एक संयुक्त कुंजी तैयार की है, जिसमें आज का शब्द है अनुष्ठान। इस शब्द का इस्तेमाल किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जबकि मुंबई में उन्होंने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सेतु का उद्घाटन करके विकास के अनुष्ठान को और आगे बढ़ाया है। इन दोनों अनुष्ठानों पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत विकास के अनुष्ठान से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के अनुष्ठान की शुरुआत आज मुंबई से की। यहां उन्होंने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने एक ऐसे समुद्री पुल का उद्घाटन किया जिसकी प्लानिंग सबसे पहले 1972 में की गई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया। इस पुल को सेवरीनावा शेवा अटल सेतु का नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई के बीच मुख्य संपर्क सेतु का काम करेगा। इसके साथ साथ यह पुल मुंबई और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक सीधा सड़क संपर्क भी बनेगा। इसके बनने से अब मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में भी कम समय लगेगा। इस पुल की कई खासियत हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात समय की बचत है। इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी 1.5 घंटे में कम होकर 20 मिनट की रह गई है। हालांकि इसके लिए कार चालकों को एक तरफ का 250 रुपए का टोल भी देना होगा। पीएम मोदी ने इस पुल के उद्घाटन के बाद वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया और कहा कि अटल सेतु नए भारत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर काम लटकाने, अटकाने और भटकाने का आरोप भी लगाया। अटल सेतु मुंबई करों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। वायर लगी है, उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा, स्टील इस्तेमाल किया है, उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है, जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। विकसित भारत कैसा होने वाला है, उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा,
जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। दस साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। सुशासन का ये संकल्प देश भर में दिख रहा है। वैसे आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या एक अटल सेतु से यह सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। मुंबई के मेकओवर में अटल सेतु शुरुआत मात्र है। अटल सेतु के अलावा मुंबई में करीब 32 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनाई जा रही है, जिसमें कई किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से सुरंग के रास्ते से गुजरेगा। इसके बनने से 1.5 घंटे का रास्ता 20 मिनट का हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई में 356 किलोमीटर लंबी मेट्रो रूट की तैयारी है, जिसमें 46 किलोमीटर बन चुका है वो, और 147 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के मेकओवर में 2024 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी इसी वर्ष शुरू होने वाला है। अब समझिए कि यह पुल कैसे गेम चेंजर बन सकता है। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र के जीडीपी में 20% का योगदान देता है और देश की जीडीपी में मुंबई का योगदान 6.5% है। लेकिन मुंबई एक लैंड-लॉक सिटी है, जिसके कारण मुंबई से आसपास के शहरों के कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण से मुंबई के पास बसे नवी मुंबई का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। MTHL यानी अटल सेतु का प्लान बनाने वाली एजेंसी CIDCO का मानना है कि अटल सेतु के बनने से मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी अच्छी होगी और नवी मुंबई देश के जीडीपी में कम से कम 1% का योगदान देने वाला शहर बन जाएगा। संकट यह है कि मुंबई शहर पर इतना ज्यादा लोड है कि शहर की रफ्तार थमती जा रही है, धीमी होती जा रही है। अगर आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो मुंबई में कुल 45 लाख गाड़ियां हैं। 6% यानी 2,70,000 गाड़ियां हर वर्ष बढ़ जाती हैं, लेकिन शहर में इस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ती हैं। हर 1 किलोमीटर पर औसतन 700 गाड़ियां होती हैं, जिससे लोगों का ट्रैफिक में बहुत ज्यादा समय जाता है। उबर्स मूवमेंट टूल ने अपने सर्वे में दावा किया कि मुंबई में पीक आवर्स में 30 किलोमीटर जाने में कम से कम 90 मिनट का समय लगता है, यानी 1 किलोमीटर के लिए 3 मिनट। ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति में ये इतनी खतरनाक है कि मुंबई में एक आदमी का हर वर्ष 11 दिन का जो समय है वो ट्रैफिक जाम में ही चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रैफिक की समस्या के कारण मुंबई का हर वर्ष कम से कम 41,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान भी होता है। सोचिए, 41,000 करोड़ रुपए में अटल सेतु जैसे 2.5 पुल तैयार हो सकते हैं। मुंबई बिजनेस हब भी है और समुद्र से सटा हुआ शहर भी है। दुनिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जो न सिर्फ बिजनेस हब हैं बल्कि समुद्री शहर भी हैं, लेकिन वहां के मुकाबले मुंबई की ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। अगर आप दुनिया के 4 बड़े समुद्र से सटे शहरों की तुलना करें तो मुंबई के लोग एक दिन में औसतन 66 मिनट ट्रैफिक में गुजारते हैं, जबकि सिंगापुर में 25 मिनट, हांगकांग में 26 मिनट, न्यूयॉर्क में 31 मिनट हर दिन ट्रैफिक में लोग गुजारते हैं। बाकी तीनों जगहों के मुकाबले में मुंबई में ट्रैफिक में 2 गुना समय लगता है। पीएम मोदी के नूतन सनातन वाले अनुष्ठान की बात करते हैं। मुंबई के लोगों को अटल सेतु का गिफ्ट देने से पहले पीएम मोदी आज नासिक पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। काफी देर तक पीएम मोदी वहां भक्तों के साथ बैठे और स्थानीय वाद्य यंत्र बजाते रहे। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक देश के हर मंदिर में सफाई अभियान चलाने की अपील की। आज कालाराम मंदिर में उन्होंने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने खुद बाल्टी उठाई और मंदिर के प्रांगण में पोछा भी लगाया। पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंदिर में सफाई अभियान और पूजा पाठ के अलावा पीएम मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में जल अनुष्ठान किया। इस दौरान पीएम मोदी को वहां की स्थानीय पगड़ी भी पहनाई गई। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया और युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि परिवारवाद की राजनीति पर हमला किया। उन्होंने युवाओं की ताकत को पहचानने पर जोर दिया। युवा नेतृत्व को आगे लाने पर भी उन्होंने जोर दिया। मंदिरों, तीर्थों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने की भी उन्होंने बात की। लेकिन इस सब से
पीएम मोदी का जो परिवारवाद पर जो हमले वाला राजनीतिक संदेश है वो सबसे ज्यादा तीखा और धारदार था। नासिक में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, इसकी एक छोटी सी रील देखिए, फिर बात करेंगे विशेष अनुष्ठान की। भारत माता की सशक्त, समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की सिद्धि का जो दीप हमने जलाया है वो इसी अमृत काल में अमर ज्योति बनकर विश्व को प्रदीप्त करेगा। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है। आज विरासत भी और विकास भी है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। तो मुंबई और नासिक के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में एक ऑडियो संदेश जारी किया। इस ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने उस विशेष अनुष्ठान का जिक्र किया जिसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। यह विशेष अनुष्ठान अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। यह अनुष्ठान पूरे 11 दिन चलकर 22 जनवरी को पूरा होगा, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पीएम मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। उनका सौभाग्य है कि वो भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। अब सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है तो पीएम मोदी आज से कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं। दरअसल शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ नियम तय हैं। जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से उन नियमों का पालन करना होता है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक 11 दिन तक सख्त नियमों का पालन करना होगा। केवल फलाहार या दूध का भोजन करना होगा। विशेष अनुष्ठान करने वाले को जमीन पर सोना होता है। ब्रह्मचर्य के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। वैसे आपको बता दें कि अगले 11 दिनों तक अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रतिनिधि होगा जो उनके समान ही व्रत करेगा। बावजूद इसके पीएम मोदी ने खुद भी विशेष अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
तो नियमों के अनुसार जजमान को उस पूरे कार्यक्रम में जब तक समाप्ति न हो जाए तब तक को बहुत संयम से बरतना पड़ता है, ज़मीन पर सोना पड़ता है और हो सकते तो फलाहार करें, नहीं तो केवल दूध लेकर के जल लेकर के रहना पड़ता है और नहीं तो फलाहार लेकर के रहते हैं और एक टाइम लेना पड़ता है। ज़मीन पर सोने की व्यवस्था है और इसी तरह से पत्तल में खाना, ज़मीन पर सोना और नियम से रहना और एक टाइम भोजन करना, व्रत रहना, फलाहार करना, ये सारे नियम जो हैं जजमान के ऊपर होते हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले, सियावर रामचंद्र की। ये तो बहुत अच्छा काम है। 11 दिन का अनुष्ठान जो प्रारंभ किया है, इसके लिए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संपूर्ण देश के लोगों को प्रसन्नता हो रही है, भारतवासियों को प्रसन्नता हो रही है, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्रसन्नता हो रही है। जो सनातन का डिमडिम घोष अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी सूत्र को पकड़ करके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया है। निश्चित बात है, उनका चिंतन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है। तो इस तरह से अगले 11 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन करेंगे। वैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बात का पालन और भी बहुत सख्ती से हो रहा है, वो है इस पर राजनीति करने का। राम मंदिर के मुद्दे पर निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद बीजेपी के हमले झेल रही कांग्रेस ने आज जवाबी हमला किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है, जिसे बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के पीछे तर्क दिया कि मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। सभी 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए पार्टी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खेमेबंदी और गंभीर मतभेद हैं। अब इस मुद्दे पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम है ये। 22 तारीख को एक पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा और फिर सर्टिफिकेट भी बांटेगी। यह स्वीकार्य किसी को भी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से 2 खेमे दिख रहे हैं। एक जो शीर्ष नेतृत्व है और उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो एक भाषा बोल रहे हैं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है वो कह रहे वहां 22 तारीख को रहना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में आला कमान एक शब्द है। अध्यक्ष के पद पर रहे या नहीं, या प्रधानमंत्री के पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन जो नेहरू परिवार है वह आला कमान का एक उनका अस्थायी पद है। जो बोलेंगे वही कांग्रेस में होता है। भगवान श्री राम के अवतरण की तिथि है रामनवमी। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है। हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। और जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा।
तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस बीजेपी के हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथियों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच एक वर्चुअल बैठक है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के 14 अहम दलों के नेता जुड़ेंगे। इस बैठक में संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक पर चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के साथ अलग दलों की कई राउंड की बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक भी हुई थी। दिल्ली, पंजाब पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई। यूपी पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक राउंड की बैठक हो चुकी है। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परसों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। उससे पहले राहुल गांधी ने आज इस यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। और अब ग्लोबल 70 से जुड़ी एक और खबर। अब हम आपको उस जर्मनी की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी राजधानी बर्लिन को इस वक्त हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ घेर लिया है और अपनी मांगों के आगे जर्मनी की सत्ता को हिलाने के लिए डटे हुए हैं। जर्मनी में इस वक्त एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी तरह जैसा आपने भारत में देखा होगा। जर्मनी के अलग अलग शहरों से अपने ट्रैक्टर के जरिए किसान बर्लिन पहुंच रहे हैं। सड़कों पर वो रह रहे हैं। भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच सड़कों पर ही वो सोते हैं और इन किसानों ने एक तरीके से कई इलाकों में चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इस विरोध की वजह है सरकार का एक फैसला जिसमें सरकार ने खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे डीजल में टैक्स रिफंड के साथ ट्रैक्टर पर दी जा रही छूट और कुछ सब्सिडी खत्म कर दी है, जिससे किसान गुस्से में हैं। वैसे आज हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो जर्मनी की सरकार भारत को मानवाधिकारों का ज्ञान दे रही थी और किसानों के हितों का ख्याल रखने की बात कर रही थी। लेकिन उसी जर्मनी की सरकार के एक फैसले को अब वहां किसान विरोधी बताया जा रहा है। Notwendig ist, dass wir hier Entscheidungen treffen. Und dazu gehört immer auch, dass Subventionen, die seit vielen, vielen Jahren hart kritisiert worden sind, in einem sehr sorgfältig abgewogenen Schritt abgebaut werden. Das ist der Vorschlag, den die Bundesregierung gibt. तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।